यात्रा के बाद एक और काम होगा, उसके बाद शायद एक और काम होगा, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। India is not described as a nation, it is described as a union of states. कि आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत हैं? आपसे there was no Bharat, there was no India before 1947. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states. नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। पंजाब में खालिस्तान का भूत फिर से जाग चुका है। यूं तो पिछले कई सालों से पंजाब में शांति का दौर था। आजकल के लोगों को तो ये विश्वास भी नहीं होगा कि पंजाब में कभी इतना भयंकर माहौल था कि लोगों को बसों से उतार कर मारा जाता था। पंजाब में 36,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अचानक से ये खालिस्तान की मांग फिर से कैसे तेज हो गई और कौन है इसके पीछे। पिछले कुछ दिनों से अमृतपाल सिंह का नाम आगे आ रहा है, जो खालिस्तान की मांग को तेज करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो इसने अपने केश भी कटवा लिए थे, पर अब इसने बिल्कुल भिंडरावाले जैसी लुक रख ली है और इसके सपोर्टर्स तो इसको भिंडरावाले 2.0 भी कहने लगे हैं। वैसे एक बात बता दो कि भिंडरावाले ने कभी खालिस्तान का नाम नहीं लिया था। Bhindranwale never ever used the word Khalistan. Never. Many journalists met and interviewed him. I did so nearly 20 times in 1983, 1984, and he never mentioned the K word. In his last weeks, as tensions were rising and a military-style operation was looking inevitable and was being talked about, there were lots of rumors, he changed his tone, but was still careful with his words. We asked him often, on the record, not off the record, on the record, and these are all published interviews. We asked him often if he wanted Khalistan or what he thought of the demand of Khalistan. He would now say with a mischievous smile, I never asked for Khalistan. I will never ask for Khalistan. But if the BB gave it to me, I will take it. BB was the way he said the lady, referring to Indira Gandhi. If the BB gave it to me, I will take it. But I never asked for it. I will never ask for it. Amritpal Singh, on the other hand, has been using the K word from day one. 2020 में किसान आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू बड़ा फेमस हुआ था, जो वारिस पंजाब डे का लीडर था। And if they are not going to understand the seriousness of this matter, trust me, it's going to be, it'll define the next political structure of this whole geopolitics of this entire country and South Asia. It's going to be really sad for them. दीप सिद्धू की 15 फरवरी 2022 को एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब डे का लीडर बन गया और उसकी दस्तरबंदी भिंडरवाला के गांव में ही हुई थी। वैसे दीप सिद्धू के घर वालों का कहना है कि वो उसे जानते भी नहीं हैं और दीप सिद्धू ने तो सब लोग भी कर रखा था, पर अब ये सब तो पुरानी बातें हैं। अब बात करते हैं कि ये खालिस्तान का मुद्दा अचानक से जोर कैसे पकड़ रहा है, क्योंकि पंजाब से काफ़ी टाइम से ऐसी कोई बातें सुनने को नहीं मिल रही थी। पर जब से ये दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन शुरू हुआ है, उसके बाद हमने खालिस्तानी एक्टिविटीज़ में तेज़ी ही देखी है। किसान आंदोलन के स्टार्ट से ही इसे सिख वर्सेस सेंटर का नैरेटिव दिया गया था, और जब वहाँ पर निहंग सिख पहुँचे थे तो इस बात को और भी जोर मिला था, क्योंकि निहंग सिख गुरु के फौज कहे जाते हैं और उनका सिखों में बहुत मान है। और जो 26 जनवरी को लाल किले पर निशान साहिब फहराया गया था, वो भी पंजाब की दिल्ली पर जीत की तरह ही देखा गया था। पर 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद जिस तरह से राकेश टिकैत रोए थे, उससे सारी लाइमलाइट पंजाब से उठकर यूपी की तरफ चली गई थी। अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंस चुकी थी। अगर वे बिल वापस लेते तो ये माना जाता कि इसी तरह सड़कों पर बैठकर कोई भी मांगें पूरी करवाई जा सकती हैं, और नहीं लेते तो ये कहा जाता कि सरकार किसानों की बात नहीं सुनना चाहती। पर आखिर में गवर्नमेंट ने बिल वापस ले ही लिए। पर असली खेल तो इसके बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि फरवरी 2022 में पंजाब में इलेक्शन थे
और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह किसान आंदोलन को सपोर्ट किया था और जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से बाहर निकले और उसके बाद भी कांग्रेस में आपस में लड़ाई चलती रही थी, इससे पंजाब में एक पूरा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था और आपको इसका पूरा फ़ायदा मिला और भारी बहुमत से भगवंत मान पंजाब के सीएम बने। अब खालिस्तान से मेल जोल के आरोप तो अरविंद केजरीवाल पर 2017 में भी लगे थे और कहते तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने अपने वोट कांग्रेस को शिफ्ट करवा दिए थे ताकि कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बन सके, जो खुद आर्मी बैकग्राउंड से हैं और एक नेशनलिस्ट बंदे हैं। और वैसे भी भगवंत मान की इमेज ये है कि उनको दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है, जो पंजाब के लोगों को कतई पसंद नहीं आता। Punjab needs a strong Jat Sikh leader, one whose politics can subsume Sikh religiosity and one seen to be his own boss, not run by Delhi. Among all of India's states, Punjab, especially the Sikhs, have the strongest anti-Delhi sentiment. Anti-Delhi in the sense of anti-domination by Delhi sentiment. They don't want to believe that orders come from Delhi to whoever runs their state for them. पंजाब में नई सरकार बनने के बाद कई बार खालिस्तान के समर्थन में रैलियां निकल चुकी है। 2 बार पंजाब में रॉकेट लॉन्चर से भी हमला हो चुका है, वो भी पुलिस स्टेशन पर। उसके अलावा बॉर्डर पार से ड्रोन की मदद से ड्रग और हथियार तो आ ही रहे हैं, वो भी किसी न किसी मकसद से ही आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में भी खालिस्तानी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, वहाँ पर खालिस्तान के समर्थन में रैलियाँ निकल रही हैं, तो टेम्पल्स को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उसके अलावा कई ब्लास्फेमी के इंसिडेंट भी हुए हैं, जिनमें से पहला तो किसान आंदोलन के दौरान ही हुआ था, उसके बाद एक गोल्डन टेम्पल में, और उसके अलावा और भी कई इंसिडेंट हुए हैं जिनमें से लगभग हर एक में अक्यूज्ड को मार दिया गया है। और उस पर जिस तरह से सब ने चुप्पी साध ली है, उसका यही मैसेज गया है कि ब्लास्फेमी के इंसिडेंट पर तो ये सब करना जायज़ है, और इसीलिए अमृतपाल अजनाला वाले इंसिडेंट में गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आया था ताकि पुलिस वाले थोड़ा पीछे ही रहे। अब आगे ये देखते हैं कि ये किस तरह का नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। मैं ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। मैं अपने आप को भारत का नागरिक मानता हूँ या नहीं मानता हूँ इस बात से, मैं आपको इंडियन मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ? आप इंडियन मैं नहीं मानता, मैं अपने आप को पंजाबी मानता हूँ। पंजाबी मेरी एथनिसिटी भी है, पंजाबी मेरी नेशनलिटी भी हो सकती है। आप मुझे बताएं, एक आदमी ने एक दिन जेल काटी हो हिंदी लैंग्वेज को कहीं पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक दिन की जेल बता देंगे। पंजाब की लैंग्वेज पंजाबी है, यहाँ पे बैंक्स पे हर जगह पे इम्पोज की जाती है लैंग्वेज हिंदी। पंजाब अकेला स्टेट नहीं है इसमें अमृतपाल जी। नहीं वो अलग, हम किसी को प्रॉब्लम हो पूरे इंडिया में हो रहा है ये। और मेरी बात सुनिए, मीडिया मुझे कह चुका है, इंडिया का मीडिया मुझे कह चुका है, और जब भी ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं, मेजॉरिटी की एक कॉमन सेंस भी बनेगी ना इस बात से, और वो कॉमन सेंस बिल्ड की जा रही है। तो कोई मतलब आप मुझे बताएं कि जेनोसाइड की प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जाता है। हरदीप सिंह पुरी सिख आइडेंटिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, उनको यही पूछ लें कि सिख सनातनी है कि नहीं है, यही पूछ लें। सबसे बड़ा इशू था इस पे आके खड़ा क्रिएट की जाती है। हथियार रख के क्या करना है, हथियार रख के क्या नहीं करना है। मैंने एक टेक्सास के आदमी से पूछा, वहाँ पे अमेंडमेंट 2 है ना, मेरे साथ रहता था एक बंदा टेक्सास का, मैंने उसको पूछा आप अमेरिका में तो 2 मिनट में पुलिस आ जाती है, 2 मिनट में 2.5 मिनट में उनका रिकॉर्ड होता है, आ जाती है पुलिस है, तो आप क्यों वेपन रखते हैं इतने बड़े बड़े? उसने मुझे जो आंसर दिया वो बहुत कमाल का था। वो उसने बोला कि मुझे जो आम क्रिमिनल है उससे तो पुलिस बचाएगी, अगर पुलिस मेरे खिलाफ आ गई चढ़ के, पुलिस मेरी क्रिमिनल बन गई है, तो फिर मुझे कौन बचाएगा? अब इन सब वीडियो से देखकर ये लगता है कि ये बंदा बताने की कोशिश कर रहा है कि सिखों को भारत में पूरी तरह से दबाया जा रहा है और सिखों का कनेक्ट भारत से ना होकर सिर्फ पंजाब से है। इसने ये बात भी बताने की कोशिश की है कि भारत में सिखों का जेनोसाइड के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है और सिखों का हिंदुओं से कोई भी कनेक्ट नहीं है।
और आखिरी वीडियो में तो इसने टेक्सास के एग्जाम्पल से ये समझा दिया कि इंडियन गवर्नमेंट सिखों के खिलाफ है और सिखों को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। अब ऐसी बातें लोगों से जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाती हैं, इसी कारण ये बंदा ड्रग के खिलाफ खुल के बातें करता है, जिससे इसका लोगों में बहुत कनेक्ट है, क्योंकि पंजाब में आज के दिन ड्रग की समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। अभी एक रिपोर्ट आई, डीजीपी लेवल के बंदे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, बिजनेस में। डीएसपी शेखों की अरेस्ट भी हुई ना इस मसले में। अब मुझे ये बताएं कि जब इतने बड़े लेवल पे क्राइसिस है और 50 किलोमीटर का एरिया आर्मी के कंट्रोल में भी आता है बॉर्डर के साथ, वहाँ पे भी ड्रग कंट्रोल नहीं हो रहा। और ड्रग इतना ईजी है, मैं आपको लेके जाऊँगा, अगर आपके पास टाइम होगा ना, बाद में आ जाएंगे, एक हफ्ता साथ रहें। पंजाब के किसी गाँव में जाके 10 मिनट खड़े हो जाएंगे, आपको ड्रग मिल जाएगा। और ये हीरोइन है, हीरोइन एक नॉर्मल कहाँ से रही है? आ कहाँ से रही है ड्रग? सिंथेटिक ड्रग यहाँ पे भी बन रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, सिंथेटिक ड्रग बनाना जो है, ये ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं रही। अब आप अफ्रीका से या मैक्सिको से एक बंदे को लेके आए और उसको ओपीएम से बनता है सब कुछ, उसको इतने बड़े घर में तो लैब लग जाती है इसकी, जितना मर्जी प्रोड्यूस करते जाएं। ये हाँ, मैं नहीं कहता पाकिस्तान से नहीं आ रही, मैं नहीं कहता ये नहीं आता होगा, पर मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान से जो आ रहा है उसको कंट्रोल किसने करना? सिखों ने करना कंट्रोल। उसको मिलिट्री ने, अगर वेपन्स आते हैं तो मिलिट्री कंट्रोल करती है। और ड्रग इतने बड़े स्केल पे आ रहा है, उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को नशा मुक्त कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इससे निपटने के लिए क्या कर रही है। मोदी जी पिछले 2 सालों से काफ़ी बड़े बड़े सिख धर्म गुरुओं से मिल चुके हैं। इसके अलावा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी अनाउंस किया गया है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों के बलिदान के सम्मान में हर साल मनाया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व लाल किले पर मनाया गया था, जिसमें मोदी जी खुद शामिल हुए थे। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सिखों में ट्रस्ट बिल्ड किया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिखों को किसी प्रकार से अलग नहीं मानती। इसके अलावा पिछले साल कुछ पुराने खालिस्तानियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। अब क्या किया, किसने किया, ये तो पता नहीं, पर जो भी हुआ है तो इंडिया के फ़ायदे में ही, क्योंकि ये लोग ऐसे टाइम पर आग बढ़ाने का ही काम करते हैं। इसके अलावा इनके फंडिंग के सोर्सेज पर भी काम चल रहा है, पर जिस तरह से इन ब्लास्फेमी के मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी चुप रही थी, इन सब का एक गलत मैसेज तो जाता ही है। अब बात उठती है कि क्या ये लोग अपने मकसद में सफल हो पाएंगे? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि भारत ने एक ही समय पे नक्सल एक्टिविटीज़, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी और उसके अलावा कश्मीर में टेररिज्म एक साथ ही देखे हैं, पर फिर भी भारत एक देश की तरह खड़ा है। तो आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं? इनका मकसद है ये दिखाना कि भारत में हालात ठीक नहीं हैं, ताकि कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने से बचे और भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है उस पर थोड़ा ब्रेक लगे। उसके अलावा हिंदू सिख यूनिटी में दरार डालने की भी पूरी कोशिश है, और इन सब एक्टिविटीज़ का मेन टारगेट है 2024 का इलेक्शन। ये सब नहीं चाहते कि 2024 में मोदी गवर्नमेंट किसी भी तरह से वापस आ पाए। अब जिस तरह की सिचुएशंस पंजाब में हो रखी हैं, जाहिर सी बात है कि आसानी से ठीक नहीं होने वाली, और ये हर दिन खराब ही होती जा रही हैं। तो देखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे किस तरह से कंट्रोल करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी कदम उठाए जाएं, उनसे पंजाब के लोगों का देश पर किसी तरह से भी विश्वास कम ना हो। तो आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशंस कहाँ तक जा सकती हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।